Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the Raman spectroscopy part 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे बिटवीन आईआर एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको बताऊंगी. व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट अपॉन अ सैंपल देन द लाइट विल इंटरेक्ट विद द सैंपल इन सम फैशन. जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो सी है इंसिडेंट अपॉन किसी सैंपल पे आती है देन द लाइट इंटरेक्ट विद द सैंपल से इंटरेक्ट होती है. तो क्या होता है, यहाँ लाइट जो सी है रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ स्कैटर्ड होती है, यहाँ अब्जॉर्ब होती है. ठीक है, इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होती है. इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन. लेकिन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सी है वो क्या करती है, रिलेट करती है स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन से. जब भी लाइट आके मालिक्यूल से टकराएगी तो टकराने के बाद लाइट जो सी है वो स्कैटर्ड करेगी, बिखर जाएगी, और इस लाइट के बिखरने से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द मालिक्यूलर स्ट्रक्चर. मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, जो हम मालिक्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में. देन रामन इज़ बेस्ड ऑन स्कैटरिंग. रामन जो है वो क्या करता है, बेस करता है स्कैटरिंग पे. द सैम्पल इज़ इरेडिएट विद द कोहेरेंट सोर्स. ठीक है, टिपिकली ये लेज़र का सोर्स हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज इंटेंस रेडिएशंस जो सी हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. मोस्ट ऑफ रेडिएशन इज़ इलास्टिकली स्कैटर्ड एंड इज़ रेले स्कैटरिंग. ठीक है, क्या होता है इलास्टिकली स्कैटर्ड का मतलब है कि नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी, कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता. इलास्टिकली स्कैटर्ड होती हैं और उसको हम लोग रेले स्कैटरिंग कहते हैं. अ स्मॉल पोर्शन इज़ इन इलास्टिक स्कैटर्ड. कुछ पोर्शन जो सा है वो इन इलास्टिक स्कैटर्ड का होता है एंड जो कि बना होता है रामन स्कैटर्ड, जिसको हम लोग, जिसकी आगे से फर्दर टू टाइप्स होती हैं, स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स पोर्शन. ठीक है, और इन इलास्टिक स्कैटर्ड का मतलब है कि चेंज इन एनर्जी में चेंज आ जाना आफ्टर इंटरेक्टिंग द रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द सैंपल. अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है बेसिकली. ठीक है, हम लोगों ने लाइट को पढ़ा हुआ है डुअल नेचर. ठीक है, अगर आप लोगों को FSC की केमिस्ट्री थोड़ी सी याद हो तो लाइट जो सी है वो डुअल नेचर होती है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली साइंटिस्ट, लाइट इज़ अ डुअल नेचर. डुअल नेचर मतलब कि दो नेचर वाली होती है. ठीक है, एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव लाइक नेचर. ठीक है, टू नेचर्स की होती है. अब ये जो पार्टिकल लाइक नेचर होती है ये होती है इन केस ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ लाइट या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ फोटॉन, जिसको हम लोग पैकेट ऑफ लाइट भी कहते हैं. EMR इज़ अ डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिनको हम लोग फोटॉन कहते हैं. ठीक है, एक डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं और पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं जिनको हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं, फोटॉन. और इसकी बेस पे आगे है क्वांटम थ्योरी जो कि इंक्लूडेड है. इट इज़ नॉट अ वेरी टफ, जो कि इंक्लूडेड है रामन में. उसके अलावा वेव की बेस में क्लासिकल थ्योरी भी है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी इज़ नॉट इंक्लूडेड, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, क्वांटम थ्योरी को जस्ट डिस्कस करेंगे. अब क्वांटम थ्योरी जो सी है वो वेव की नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में जो सी है वो बताती है कि पार्टिकल नेचर होती है उसकी, और इसके अंदर जो एनर्जी होती है उस फोटॉन के अंदर वो होती है E=hv. ठीक है, H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमारे पास लेट्स सपोज इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ AB हमारे पास मॉलिक्यूल है. जब लाइट आएगी इसके ऊपर इरेडिएट करेगी, इसके ऊपर पड़ेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं यहाँ लिख देती हूँ, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, जब लाइट इसके ऊपर आएगी तो क्या होगा, लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो टू कंडीशंस होंगी, या तो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी. इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा,
नो चेंज इन एनर्जी। एंड इन इलास्टिक कलेक्शन में क्या होगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन फिर इससे बाउंस करके, इससे टकरा के, इंटरेक्ट करके निकलेगी, उसकी एनर्जी में हमारे पास चेंज आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज EMW आ रही है, इस मॉलिक्यूल के साथ टकरा रही है, और टकराने के बाद चेंज इन एनर्जी होने के बगैर, यानी कि इलास्टिक कोलिजन करके निकल रही है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम उसको कहेंगे रेले स्कैटरिंग। ठीक है, नो चेंज इन एनर्जी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कॉमन एग्जांपल्स में से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को अगर हम लोग टेबल के ऊपर गिरा दें, ठीक है, टेबल के ऊपर ज़ोर से मारें, तो क्या होगा कि बॉल जो सी है इंटरेक्ट करेगी टेबल पे, लेकिन टेबल ना तो वाइब्रेट करेगा, ना उसकी कोई एनर्जी में चेंज आएगा। तो बॉल जैसे टकराई थी वैसे की वैसे ही बॉल टेबल से टकराई थी वैसे की वैसे ही उसके साथ इंटरेक्ट करके निकल जाएगी। नो चेंज इन एनर्जी। टेबल ना तो वाइब्रेट होगा, ना उसकी कोई पोजीशन चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जब EMR आ रही है, ये EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, मॉलिक्यूल के साथ टकरा रही है, तो मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, उसी की तरह की रेडिएशन निकल रही है, उसको हम लोग कहेंगे रेले स्कैटरिंग। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, या तो वो मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगी या मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेगी। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगी तो उसकी अपनी एनर्जी जो सी है वो कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इन दिस केस उसकी अपनी एनर्जी जो सी है वो कम हो गई है, E2, लेट्स सपोज इट इज़ E1। ठीक है, अब E2 जो निकली है उसकी एनर्जी कम है, क्यों? क्योंकि रेडिएशन ने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं E2 इज़ लेस देन E1। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि जब EMW आ रही है, AB मॉलिक्यूल पे फॉल कर रही है, तो AB मॉलिक्यूल से जो सी रेडिएशन है वो एनर्जी ले रही है। जब वो रेडिएशन एनर्जी लेगी तो उसकी एनर्जी में जो सा है वो इंक्रीज़ आएगा, इसको हम लोग E3 कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E3 इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है, ये कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब क्या है इसकी एग्जांपल, अगर मैं कॉमन एग्जांपल्स में से देखूं तो तबला होता है, एक तबला इस तरह का उसका शेप होता है। सॉरी, आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग में मैं थोड़ा पुअर हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसे ही तबले की शेप बनाऊँ जैसे होती है। ठीक है, ऐसा होता है तबला। यहाँ पे एक कपड़ा सा, एक स्टफ़ सा लगा होता है, जिसको हम लोग बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, आप इसको ड्रम भी कह सकते हो। ठीक है, या ढोल, सॉरी ढोल। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं लूँगी कि क्या होगा जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। जब इसने क्या किया, रेस्ट पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, तो जब उसकी वाइब्रेट करने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी वो लेस एनर्जी की होगी। ठीक है, इसको मैं E2 कह देती हूँ और इसको अगेन E1 आपको समझाने के लिए। ये ड्रम या तबला जो सा है वो AB मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा है। जब वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, जब हमने उसको बचाया है, उसको रेडिएशन दी है, तो वो रेस्ट पे था। उस रेस्ट पे जब रेडिएशन उसके पास गई तो उसने क्या किया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, और वाइब्रेट करने के बाद जो एनर्जी निकली वो कम एनर्जी की नहीं होगी। ठीक है, E2 इज़ लेस देन E1। ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा कि वो वाइब्रेट कर रहा है और रेडिएशन जो सी है वो दोबारा उसके पास आई है E1 की, तो अब क्या किया है, वाइब्रेशन उसकी उसने रोक दी है, वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया है, यानी कि उससे एनर्जी ले ली है और ख़ुद बाहर निकल गई है हायर एनर्जी की E3। ठीक है, तो अब इस केस में हम कहेंगे E3 इज़ ग्रेटर देन E1। ये मैंने आपको कॉमन एग्जांपल लेके समझाया था कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि एक ड्रम है, एक तबला है, वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है। जब हम उसको रेडिएशन देंगे तो क्या करेगा कि वो मूव करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, बजना शुरू कर देगा। इस केस में क्या होगा कि रेडिएशन ने अपनी एनर्जी तबले को दी, जो कि एक्ट कर रहा है एज आ AB मॉलिक्यूल के तौर पर, और फिर जो एनर्जी निकलेगी वो कम रेडिएशन की निकलेगी। दूसरे केस में क्या है कि वो तबला बज रहा है, दोबारा रेडिएशन आई, उसके साथ टकराई, उसकी वाइब्रेशन को उसने वहाँ पे स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब जब वाइब्रेशन जो सी है वो स्टॉप हो जाएगी, रोक दी जाएगी, तो क्या होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो हायर रेडिएशन की निकलेगी। ठीक है, अब ये क्योंकि उसने जो सी है तबले से एनर्जी ले लिया, वो जो हायर रेडिएशन की एनर्जी निकलेगी वो E3 होगी। तो E3 जो सा है वो क्या है, इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है,
इन सेकेंड केस, और ये दोनों केस हमारे पास आएंगे इन केस ऑफ रामन के केस में आएंगे, इनको हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन्स कहेंगे, बिकॉज इन दिस केस हमारे पास क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है इन एनर्जी में। दिस इज़ अबाउट स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी जो आप लोगों ने जस्ट डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स हैं, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू अ क्वांटम थ्योरी, ये भी क्वांटम थ्योरी से ही रिलेट कर रहे हैं। अब इन फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा कि एक तो है इलास्टिक इंट्रैक्शन ऑफ रेले, देन रामन की हैं दोनों, ठीक है, एक स्टोक्स है और एक हमारे पास है एंटी स्टोक्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, रेडिएशन आ रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर रहा है, उसको अब्जॉर्ब करने के बाद एक विचुअल स्टेट पे जा रहा है। विचुअल स्टेट वो वाली स्टेट थी जो फ़ौरन से गायब हो जाती है, ठीक है, ऊपर आता है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, दोबारा उसी रेडिएशन को जोन सा है वो एमिट कर देता है अपने अंदर से, और कोई चेंजिंग नहीं आती रेडिएशन में। इसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन और रेले स्कैटरिंग, यानी कि 50 जॉल की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है और 50 की ही उसने निकाल दी, ठीक है। इन केस ऑफ सेकेंड यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होगा। इन केस ऑफ सेकेंड स्कैटरिंग, सेकेंड रामन स्कैटरिंग में हमारे पास क्या होगा कि रेडिएशन जोन सी है वो आ रही है, ठीक है, रेडिएशन 50 की आ रही है, मॉलिक्यूल ने जोन सा उसको अब्जॉर्ब किया है, अब्जॉर्ब करने के बाद जब रेडिएशन एमिट करने का टाइम आया तो मॉलिक्यूल ने रेडिएशन जोन सी है 20 की एमिट की है, 30 जोन सी है उसने अब्जॉर्ब कर लिया, इतना पोर्शन जोन सा है उसने अब्जॉर्ब कर लिया जिसको उन्होंने VM से डोनेट किया हुआ है, ठीक है, इतनी पोर्शन उसने अब्जॉर्ब कर लिया। तो अब क्या होगा, V माइनस VEX, ठीक है। अब डेल्टा V यहाँ पे लेस देन 0 होगा क्योंकि कम रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जोन सी है, फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जोन सी है वो निकली है मॉलिक्यूल में से, ज़्यादा उसने अब्जॉर्ब कर लिया, और इस टाइप की स्कैटरिंग को हम लोग इन इलास्टिक इंट्रैक्शन कहते हैं। और साथ में रामन स्कैटरिंग की ये स्टोक्स लाइन होती हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है और कम इंटेंसिटी की, कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो होती है वो निकलती है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, जैसे पीछे मैंने आपको तबले की एग्जांपल दी। अब वाइब्रेशन करते हुए मॉलिक्यूल के ऊपर दोबारा उन्होंने 50 की जोन सा है रेडिएशन फॉल करवाई है। अब क्या होगा, रेडिएशन जब उसके ऊपर फॉल करवाई है तो उसको अब्जॉर्ब करेगा, और जब उसको निकालेगा तो 50 की नहीं निकालेगा, 70 की रेडिएशन अपने अंदर से एमिट कर देगा, ठीक है। 70 की रेडिएशन जब वो अपने अंदर से एमिट कर रहा है तो इसका मतलब कि इसने रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जोन सी है, एनर्जी जोन सी है वो इंक्रीज्ड हो गई है और मॉलिक्यूल की कम हो गई है। मॉलिक्यूल पहले वाइब्रेट कर रहा था, अब उसने उतनी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ली और अपने अंदर से और ज़्यादा एनर्जी भी साथ में लिबरेट कर दी, निकाल दी, और जो हमारे पास रेडिएशन आएगी वो हायर फ्रिक्वेंसी की आएगी, और हम लोग उसको कहेंगे कि वो 70 की, लेट्स सपोज कर लिए हम लोगों ने 70 की रेडिएशन निकली है, यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी जोन सी है ज़्यादा है देन मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी से, और जितना पोर्शन उसने अब अब्जॉर्ब किया था उतना पोर्शन उसने जोन सा है 80 की, जितना पोर्शन अब्जॉर्ब किया है उतना पोर्शन जोन सा यहाँ पे उसने एमिट कर दिया, निकाल दिया। तो इसको हम लोग कहेंगे V माइनस VEX इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होगा, यानी कि डेल्टा V यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है। मोर फ्रिक्वेंसी की या मोर एनर्जी की रेडिएशन निकल रही है देन मॉलिक्यूल से, इसको हम लोग कहेंगे इनइलास्टिक इंट्रैक्शन अगेन। एंड देन रामन स्कैटरिंग के अंदर हमारे पास आएगा और इसको हम लोग कहेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। दिस इज ऑल अबाउट देयर डायग्राम। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंस या कंपैरिजन पढ़ना है बिटवीन रामन एंड IR के दरमियान, ठीक है, रामन और IR के दरमियान क्या डिफरेंस है। इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रामन का क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। जब लाइट स्कैटर्ड करती है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद तो उसको हम लोग कहते हैं रामन स्कैटरिंग। देखिए इन केस ऑफ IR में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्या करता है, वह अब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो हमारे पास IR होती है। देन सेकेंड डिफरेंस है द वाइब्रेशन इज रामन एक्टिव इफ इट काजेज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। अगर पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है तो वो वाइब्रेशन जो सी है रामन एक्टिव होगी। पोलराइजेबिलिटी में चेंज आने का मतलब क्या है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है बेसिकली क्रिएशन ऑफ पोल्स, पोल्स क्रिएट हो जाना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एबिलिटी होना टू क्रिएटिंग अ पोल्स, कि पोल्स क्रिएट हो जाना। एंड देन सेकंड पे है वाइब्रेशन इज
आयर एक्टिव वाइब्रेशन आयर एक्टिव तब होगी इफ़ देयर इज़ चेंज इन डायपोल मूवमेंट, अगर उसकी डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट में चेंज आ रहा है तो वो आयर एक्टिव है, अगर डायपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आ रहा तो फिर वो रामन एक्टिव हो जाएगी, वो पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ जाएगा। देन थर्ड डिफरेंस है द मॉलिक्यूल नीड नॉट पोसेसेस अ परमानेंट डायपोल। इन केस ऑफ रामन परमानेंट डायपोल रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ आईआर वाइब्रेशन कंसर्न होती है चेंज इन डायपोल मूवमेंट ड्यू टू दैट वाइब्रेशन, चेंज इन डायपोल मूवमेंट के साथ कंसर्न होता है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास क्या है, वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट, वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रामन में सॉल्वेंट के तौर पे, लेकिन हम लोग आयर में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आयर रेडिएशंस जोन सी हैं वो ड्यू टू इंटेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशंस, वाटर जोन सा है आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और पीक दे देता है, इसलिए हम लोग आयर में वाटर को एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज़ करते, लेकिन रामन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Then है sample preparation is not very elaborate, it can be in easy state, एनी स्टेट, किसी स्टेट के भी हम लोग सैम्पल सॉलिड लिक्विड वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ आयर हम लोगों को सैम्पल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि पीछे मैंने डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स आपके पास के साथ डिस्कस की जब हम लोग आयर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और गैसियस सैम्पल हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ आयर हम लोग ज़्यादातर सॉलिड एंड लिक्विड सैम्पल्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसको भी डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा के उसको एलेबोरेट करके फिर, लेकिन इन केस ऑफ रामन हम लोग गैसियस सैंपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल, ये क्या करता है कि कोवलेंट कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन करता है मॉलिक्यूल के अंदर, और ये आयनिक कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन करता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थे इनके दरमियान। देन सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहली सिमिलैरिटी है यही है बोथ आयर की एंड रामन की, कि बोथ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की इंटरनल वाइब्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए दोनों जो से हैं वो यूज़ होते हैं। बोथ गिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लैटिस स्ट्रक्चर यानी कि आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। बोथ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और दोनों जोन से हैं एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा देते हैं एवरी मॉलिक्यूल का, जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जोन सा है वो ईजिली समझ सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू।